आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर के परपथीय नियम जो कि चल रहा है, ठीक है। इसके अनुप्रयोग इसमें है सीधी एवं लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब परिनालिका सबसे पहले क्या होता है वो जानते हैं। इसमें एक बेलनाकार आधार होता है और उस पर क्या करते हैं, तांबे के तार को या चालक तार को पास पास क्या करते हैं, लपेट देते हैं। पास पास क्या करते हैं, लपेट देते हैं और उसके कारण जो युग्म तैयार होता है उसे हम परिनालिका बोलते हैं। अब परिनालिका में क्या होता है, जैसे ही हमको क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं यानी कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। परिनालिका क्या करता है, एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, इसलिए हम इसे वैद्युत चुंबकीय भी कहते हैं। परिनालिका को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय भी कहते हैं। तो इसका फिगर हम पहले बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक बेलनाकार आधार लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये है बेलनाकार आधार, ठीक है। इस पर क्या करना है, वो तांबे के तार या चालक तार को क्या करना है, पास पास लपेटना है। पास पास क्या करना है, लपेटना है। तो देखो कैसे लपेटेंगे, इस तरीके से। ये क्या है, पास पास क्या कर रहे हैं, तांबे के तार को लपेट दे रहे हैं या चालक तार को लपेट दे रहे हैं। ठीक है, काम चलाओ बनेगा, ठीक है। और इसे अच्छा हम बना नहीं सकते, जैसा बना सही है। वैसे भी हम ड्राइंग के टीचर नहीं है, ठीक है, फिजिक्स के टीचर। थोड़ा गड़बड़ हो गए। ये क्या, तांबे के तार या चालक, कोई भी चालक तार है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस बेलनाकार आधार पर पास पास क्या कर रहे हैं, लपेट दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, परिनालिका तैयार हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे क्या, परिनालिका। और जैसे ही इसको हम धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, इसमें क्या होगा, ये वैद्युत की चुंबक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, चुंबक की भांति क्या करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। चुंबक में क्या होता है, ये वाला साउथ होता है, ये वाला नॉर्थ होता है। तो इसमें भी क्या होता है, साउथ और नॉर्थ होता है, साउथ और नॉर्थ होता है। अब क्या करेंगे हम इसको, जैसे इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, क्या होगा, ये क्या, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना। अब धारा हम प्रवाहित करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से धारा इसमें चलेगा, इस तरीके से। इस तरीके से क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे हमने इससे पहले बताया था चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण बताया था हमने कि उसमें क्रॉस और डॉट से हमने प्रदर्शित किया था, क्रॉस और डॉट से प्रदर्शित किया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वैद्युत धारा को क्या करेंगे, डॉट और क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे, डॉट और क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे उसमें क्या था, हमने लिया था डिस्प्लेट में लिया था, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर था तो क्या मिल रहा था हमको, क्रॉस मिल रहा था। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर था तो क्या मिल रहा था, डॉट मिल रहा था। कैसे, एक एरो लिया था हमने, ठीक है, ये एरो लिया था इस तरीके से और ये इसका पीछे का सिरा था। अगर ये एरो इस तरीके से हमारी तरफ आ रहा था तो आगे का सिरा हमको दिखाई दे रहा था, तो केवल क्या दिखाई देगा, ये डॉट दिखाई देगा ना। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे मिल रहा था, डॉट के रूप में हमारे पास में आ रहा था, तो ठीक है। अब क्या हुआ, ये एरो क्या हुआ, उल्टा हो गया। ये एरो इस तरीके से आ रहा था, डॉट मिल रहा था, अब ये एरो क्या हुआ, उल्टा हो गया। तुमको इसका पीछे का सिरा दिखाई देगा ना, पीछे का हिस्सा दिखाई देगा। तो ये ऐसे जाएगा और ये जो क्रॉस का निशान है, तो ये कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र निरूपित करेगा, क्रॉस के रूप में। किसके रूप में, क्रॉस के रूप में। अब इसके पहले क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो है दक्षिण हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम, जिसे हम सीधे हाथ का नियम बोलते हैं।
अगर क्या करें, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो हमारा जो अंगुलियां है ये क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर इसके उल्टा लें, अगर क्या हो जाए, हमारी जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तो अंगूठा मतलब कि ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र तो ये धारा। ठीक है, चाहे इस तरीके से लो चाहे इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान से देखो धारा कैसे बह रहा है, ये धारा क्या हुआ, यहाँ शुरू इसके पीछे से आगे आ रहा है, ये परिनालिका है, ये तार लपेटा हुआ है, धारा कैसे पीछे से आ रहा है ना, पीछे से और ऐसे आ रहा है, पीछे से जा रहा है और ऐसे आ रहा है। तो पीछे से जा रहा है तो जा रहा है तो हमने क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण, पीछे से हमको क्या क्रॉस मिलेगा, अगर ऐसे जाएगा, हमसे दूर जा रहा है, धारा क्या हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है और हमारे पास में आ रहा है, यानी कि धारा यहां से प्रवेश कर रहा है और ऊपर से हमारे पास में आ रहा है, मतलब कि ऐसे गया और ऐसे आया। तो जाएगा तो हमको डॉट मिलेगा, मतलब क्रॉस मिलेगा। ठीक है, जाएगा तो क्या मिलेगा, ऐसे जाएगा तो क्रॉस मिलेगा और पास में आएगा तो डॉट मिलेगा, मिलेगा ना। तो हमने क्या बताया, दक्षिण हस्त का नियम, जिस दिशा में धारा है हम क्या करते हैं, हम एक चीज लेके चल रहे हैं, हम अंगुलियों को क्या करेंगे, इसमें धारा की दिशा में रखेंगे, अंगुलियों को धारा की दिशा में रखेंगे और अंगूठा क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे इसके पहले हमने बताया था कि अंगूठा को क्या कर रहे थे, धारा की दिशा में ले रहे थे। तो यहाँ जिस हिसाब से होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो अब धारा ऐसे जा रहा है ना, हम अंगूठा तो ऐसे कर नहीं सकते, अंगूठा तो ऐसे कर नहीं सकते ना, तो धारा जिस दिशा में जा रहा है हम अंगुलियां उस दिशा में करेंगे, अंगुलियां ऐसे करेंगे और अंगूठा देखेंगे किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, इस दिशा में, यानी कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। धारा ऐसे जा रहा है, अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम क्या है, कहता है कि अगर अंगुलियां क्या करें, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगर अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगुलियां क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर हम अंगूठा तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, हम अंगुलियां ही ऐसे घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से धारा हमसे दूर जा रहा है, फिर उसके बाद पास में आ रहा है, तो ये अंगूठा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब इसका हम व्यवस्थित रूप बनाते हैं इसका। तो व्यवस्थित रूप कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, अब हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण एरो के रूप में बताया था। तो एरो से दूर जा रहा था, क्या मिल रहा था हमको, क्रॉस मिल रहा था, और एरो पास में आ रहा था तो क्या मिल रहा था, डॉट मिल रहा था। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, धारा ऐसे जा रहा है, अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र किस साइड होगा, इस साइड होगा। धारा ये है ना, धारा क्या करेगा, अंगुलियों को प्रदर्शित करेगा, अंगुलियां क्या करेगा, धारा को प्रदर्शित करेगा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र किस साइड होगा, ऐसे होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। इस तरीके से देखो, ये होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। कुछ बात समझ में आ रही है ना, ये कि हम चुंबकीय क्षेत्र इस साइड क्यों लिए, क्योंकि धारा ऐसे जा रहा है तो अंगूठा क्या कर, चुंबकीय क्षेत्र पर प्रदर्शित करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उस साइड होगा। ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से। अब ध्यान देखना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है और ये है, ठीक है, यहाँ पर धारा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, अंदर पीछे से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे गया और पीछे से क्या घूम के बाहर की तरफ आया, यानी कि वही जैसे एरो है ना, ऐसे जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। तो नीचे से जा रहा है ऊपर की ओर आ रहा है, नीचे से जा रहा है ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या होगा, हमसे क्या, ये दूर जा रहा है, हमसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो इस एरो का हमको क्या मिलेगा, पीछे का क्रॉस मिलेगा
तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। किसके रूप में, क्रॉस के रूप में मिलेगा। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए निरूपण किया था, वही काम हम यहाँ पर वैद्युत धारा के लिए कर रहे हैं। हमसे दूर जा रहा है तो क्रॉस, ठीक है, वहां पर क्या चुंबकीय क्षेत्र दूर जा रहा था तो क्रॉस, और पास में आ रहा था तो डॉट। अब देखो धारा ऐसे गया और ऐसे ऊपर से बाहर आया, यहां से गया ऊपर से बाहर आया। अब यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र कैसे मिलेगा, डॉट के रूप में। इसके रूप में ओ वैद्युत धारा कैसे मिलेगा, डॉट के रूप में। ये क्या होगा, डॉट के रूप में हमको क्या मिलेगा, वैद्युत धारा मिलेगा। ये बात इतनी क्लियर हुई, इतना क्लियर हो गया ना। फिर से देखो, यहां से धारा जा रहा है, नीचे से जा रहा है, ऊपर से आएगा, यानी पीछे से जाएगा, हमसे दूर जा रहा है तो क्रॉस, नीचे से जा रहा है ना तो नीचे वाला क्रॉस, और पास में आ रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा, हमारे पास में आएगा। तो इस एरो का आगे वाला सिरा हमको दिखाई देगा, जो कि हमको डॉट के रूप में प्राप्त होगा, डॉट के रूप में प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर धारा का निरूपण कर दिया डॉट के रूप में, यहाँ कर दिया क्रॉस के रूप में, ठीक है। अब एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग है। तो एम्पियर का नियम लगाने के लिए हमको एक बंद पथ चाहिए, या एम्पियर लूप जिसे कहते हैं, एम्पियर लूप चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एम्पियर लूप ले रहे हैं, एक एम्पियर लूप ले रहे हैं। देखो कैसे लेंगे, यहाँ पर हम एक एम्पियर लूप ले रहे हैं। इस तरीके से ये एम्पियर लूप है, इसको नाम दे रहे हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये एम्पियर लूप है, ठीक है। क्या है, एम्पियर लूप है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एम्पियर का नियम लगाएंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको बंद पथ है, तो इसमें हम अल्पांश लेंगे, अल्पांश लेंगे हर जो है हर जगह पर, पी क्यू में अल्पांश, क्यू आर में अल्पांश, आर एस में अल्पांश और एस पी में अल्पांश। तो अल्पांश लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी लंबाई, जो अल्पांश हम ले रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है, डीएल है। क्या है, डीएल है। ये क्या है, इसका अल्पांश हमने लिया डीएल, ठीक है। अब यहां पर अल्पांश हम ले रहे हैं, यहां पर भी क्या कर रहे हैं, अल्पांश ले रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, डीएल ही होगा, ठीक है। डीएल लंबाई का अल्पांश, तो यहां पर अल्पांश ले रहे हैं, डीएल लंबाई का अल्पांश। ये इसका क्या है ना, इसका व्यवस्थित रूप है, ठीक है। दूसरा रूप ये हमने अलग, इसके अंदर जो क्रिया होती है हम उसको बाहर निकालें, ठीक है, बाहर निकाल के बताएं कैसे क्या वैद्युत धारा की दिशा कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहां भी क्या करेंगे, हम अल्पांश लेंगे इस तरीके से, और इसकी लंबाई भी क्या होगी, डीएल अल्पांश लंबाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अल्पांश सभी पर, पी क्यू पर ले लिया, क्यू आर पे ले लिया और आर एस पे ले लिया और आर एस पी पे ले लिया अल्पांश, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर एम्पियर का नियम लगाना है, एम्पियर का नियम लगाना है। इसके लिए हम पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इस परिणाम का क्या लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं कि क्या करते हैं, एक बेलनाकार आधार पर, एक बेलनाकार, ये बेलनाकार होगा ना, बेलनाकार आधार पर जब तांबे के तार या अब कोई भी चार तार हो सकता ना, जब तांबे के तार या चालक तार को पास लपेट कर
ठीक है, पास पास एक बेलनाकार आधार पर जब तांबे के तार या चालक तार को पास पास लपेटकर एक युग्म या व्यवस्था तैयार किया जाता है। एक युग्म जब पास पास लपेट कर एक युग्म तैयार किया जाता है, जब तांबे के तार या चालक तार को पास पास लपेट कर एक युग्म तैयार किया जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है कि एक बेलनाकार आधार पर जब तांबे के तार या चालक तार को पास पास लपेटकर एक युग्म तैयार किया जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। ठीक है, बैटरी से जोड़ते हैं तो यह चुंबक की भांति या चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, जब क्या करते हैं इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या करता है, चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। इसलिए इसे वैद्युत चुंबक भी कहते हैं। वैद्युत चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबक भी कहते हैं। ये इतनी चीजें हैं कि एक बेलनाकार आधार पर जब तांबे के तार या चालक तार को पास पास लपेटकर एक युग्म तैयार किया जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। जब इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो यह चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चुंबक, वैद्युत चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने बताया कि दक्षिण हस्त का नियम, सीधे हाथ का नियम, अगर क्या करें अंगुलियों को हम धारा की दिशा में कर दें तो जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, धारा इस तरीके से जा रहा था और पीछे से होके बाहर आ रहा था, तो ये अंगूठा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा था। जो हमने निरूपण कर दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसका हमने निरूपण कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा और हमारा धारा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको इसके लिए फार्मूला, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये एम्पियर लूप लिया है, इसे क्या बोलेंगे हम, एम्पियर पथ या एम्पियर लूप, इसे क्या बोलेंगे, एम्पियर लूप या एम्पियर पास। इतना पहले करो फिर आगे। यहाँ पर देखो जो हमारा PQRS है, PQRS है, तो मान लेते हैं ये लंबाई क्या है, स्मॉल l है। क्या है, स्मॉल l हम लंबाई मान ले रहे हैं PQ। ठीक है, क्या है, स्मॉल l है, इस तरीके से स्मॉल l है लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये एम्पियर लूप है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे, किसके लिए, इस पूरे एम्पियर लूप के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ PQRS, इंटीग्रेशन ऑफ PQRS। तो देखो पूरे के लिए बात हो रही है एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय। अब यहाँ पर हम क्या करें, PQRS के लिए एम्पियर का नियम लेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश, लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का समाकलन, अदिश गुणनफल का समाकलन, मतलब कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर DL बराबर किसके होता है, निर्वात की चुंबकशीलता और सिग्मा I, यानी कि इस परिपथ में, बंद पथ में प्रवाहित धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा I होता है। अब किसके लिए हम लगा रहे हैं, PQRS के लिए, किसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ
PQRS जो बंद लूप है, मतलब परपथ एम्पियर लूप है, PQRS है ना, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एम्पियर का परपथीय नियम। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी वेक्टर डीएल, वेक्टर बी वेक्टर डीएल इंटीग्रेशन ऑफ PQRS वेक्टर डी डॉट डीएल, वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमको क्या करना है, सब में अलग अलग करना है। हमको P से Q जाना है, उसका अलग निकालेंगे, Q से R जाना है, उसका अलग निकालेंगे, R से S जाना है, उसका अलग निकालेंगे, और S से P जाना है, इसका अलग निकालेंगे। तो PQR बंद पथ कब होगा, जब S से P तक जाएगा, यानी कि कहां से होगा, P से Q, Q से R, R से S। अब ऐसा नहीं कि हम S से P ना जाएं, तो हमारा क्या होगा, बंद पथ होगा ही नहीं। क्या होगा, बंद पथ नहीं होगा ना, क्योंकि ये इतना खाली रहेगा, तो खुला रह जाएगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग सबका ले रहे हैं, अलग अलग। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ P से Q, P से Q का ले रहे हैं, वेक्टर D वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, ठीक है, प्लस अब कहां से P से Q तक गया, Q से S तक जाएंगे, Q से S तक जाएंगे, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S से P, S से P तक जाएंगे। पहले P से Q गए, P से Q, Q से फिर S गए, फिर S से P, मतलब Q से R, यहाँ R होगा, Q से R, ठीक है, Q से R, और यहाँ R से S, R से S, और वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, ठीक है, और प्लस अब जाएंगे S से कहां तक, P, S से P, तो क्या होगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, एम्पियर का परपथीय नियम लगाया है, और सबके लिए अलग अलग। P से Q गया तो P से Q वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, Q से R गए तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, फिर R से S गए तो वेक्टर B, मतलब R से S, इंटीग्रेशन ऑफ R से S तक वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, ठीक है। फिर S से P आए तो अब ये क्या हो गया, बंद पथ हो गया, बंद हो गया ना। तो S से P तक गए तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अब हमको पता है वेक्टर B डॉट वेक्टर DL क्या होता है, B DL cos थीटा, क्योंकि अदिश गुणनफल को क्या लिखते हैं, जैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है तो उसको हम लिखते हैं AB cos थीटा। तो वही हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है ये बराबर होगा ना, क्योंकि PQRS के लिए हम पूरा निकाल रहे हैं, और ये बराबर किसके होगा, बराबर होगा म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई, यही होगा ना। ये टोटल बराबर होगा किसके, म्यू नॉट सिग्मा आई के। ये जो हमारा है, ये हमने क्या किया, PQRS लिया है, तो PQRS के लिए पूरा आएगा, PQRS के लिए ये पूरा आएगा, और बराबर में म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, P से Q तक इंटीग्रेशन ऑफ P से Q क्या हो जाएगा, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Q से R, Q से R, इसका क्या हो जाएगा, BDL cos थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ नीचे हम कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कहां से, Q से R से S, R से S, BDL cos थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ S से P क्या हो जाएगा, BDL cos थीटा, और बराबर में क्या होगा, म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई। इतना पहले करो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब हमको थीटा निकालना है ना, सबके लिए थीटा। तो P से Q के बीच देखो थीटा कितना आएगा, ये हमारा अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र उस साइड में है, तो अल्पांश भी उसी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्पांश भी उसी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में है। तो पहले में P से Q में क्या हो जाएगा, हमारा जो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, Q में 0 डिग्री, ठीक है, P से Q तक, ठीक है। अब Q से R तक जाते हैं, Q से R तक, तो ये हमारा अल्पांश है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अल्पांश ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, एंगल कितना बन रहा है, 90,
अल्पांश ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90। ठीक है, तो Q से R के बीच में जो हमारा थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। अब Q से R तक है, अब R से S तक देखो, यहाँ तो वैसे भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं, तो हमको एंगल से यहाँ कोई मतलब ही नहीं। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि जो हमारा ये लूप है इतना चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो गया है। अब ये कहो कि ये देखो ये वाला ये भी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, अगर कहा जाए तो ये क्या है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है ना। क्या है, ये भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, आधा इसका भाग, तो ये इसमें क्यों नहीं है, मतलब इसमें क्यों चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं है? 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ये आधा भाग इसका अंदर है, आधा भाग अंदर है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये पूरा बाहर है, ये क्या है, पूरा बाहर है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो R से इसमें देखेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा 0 हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब S से P में देखो, S से P में देखो, S से P देखना हमको, तो ध्यान देखना ये हमारा क्या है, अल्पांश है, अल्पांश इस तरीके है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये इसमें हमको हम इसमें रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ PQRS और वेक्टर B डॉट वेक्टर DL का वैल्यू कितना है सबके लिए, P से Q तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पूरा के निकालना ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BDL। अब कास P से Q तक देखो, कास कितना 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल क्या है 0 है, प्लस Q से R तक क्या है BDL cos 90, क्या हो जाएगा cos 90 है ना, Q से R तक क्या है एंगल 90 है, तो cos 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद R से S में देखेंगे BDL इंटीग्रेशन BDL cos, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 है ना, क्या है चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो यहाँ पर क्या करो B का वैल्यू क्या कर देंगे 0 रख देंगे, गुड़े DL cos थीटा, इसको ऐसे लिख देंगे DL cos थीटा, और प्लस S से क्या हो जाएगा BDL cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री हमने सबके लिए कोण निकाल दिया। ठीक है, सबके लिए क्या किया है कोण निकाल दिया और उसमें हमने रख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या आएगा हमारा, बचेगा क्या, ये बच जाएगा क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ बच जाएगा BDL, क्या बच जाएगा BDL, यहाँ cos 90 0 हो जाएगा पूरा खत्म, यहाँ 0 B 0 है तो ये भी पूरा 0, ये cos 90 0, बचेगा क्या हमारा P से Q बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ P से Q क्या आएगा BDL बचेगा, क्या बचेगा BDL, और बराबर में क्या है म्यू नॉट सिग्मा i, ठीक है म्यू नॉट सिग्मा i, तो म्यू नॉट सिग्मा i। अब B को बाहर निकालो, B को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ P से Q DL और म्यू नॉट सिग्मा i, ठीक है। अब जो है यहाँ पर DL क्या है, DL P से Q तक देखो, तो अगर इंटीग्रेशन आप DL करें तो हम जानते हैं कि अगर किसी चीज का हम समाकलन कर देते तो हमको पूरा मिल जाता है, पूरा का पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम DL का समाकलन करेंगे तो हमको PQ की पूरी लंबाई मिलेगी, PQ की क्या मिलेगी पूरी लंबाई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ P से Q DL क्या हो जाएगा L के बराबर हो जाएगा। अगर इसका हम समाकलन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको L मिल जाएगा, पूरी लंबाई मिल जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा B इंटू L आएगा, B इंटू L इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा i अपान L। अब ये तो आया क्या चुंबकीय क्षेत्र तो आ गया, अब इसमें हमको धारा पता करना है कि इस बंद लूप में धारा कितना होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो कैसे करना है। अब यहाँ पर हमको मेन क्या निकालना है I का वैल्यू, ठीक है I का क्या करना है हमको वैल्यू निकालना है।
तो मान लेते हैं कि जो है माना तार के एकांक लंबाई, क्या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। क्या है, स्मॉल n है। हम एकांक लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 4 पेन का मूल्य क्या होगा, 520 हो जाएगा, ये होगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लिया है। कहते हैं कि एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, 4 कलम का मूल्य क्या 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, तार के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो n लंबाई मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो l लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, n इंटू एल हो जाएगा। n इंटू एल मतलब कि कहते हैं कि एक कलम का मूल्य 5 रुपए है तो 4 कलम का तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है तो l लंबाई में क्या हो जाएगा, l से गुणा कर दो। ठीक है। अब जो है माना तार के एक फेरे में प्रवाहित धारा I है। क्या है, I है। मतलब तार के एक फेरे में प्रवाहित धारा I है। तो अब यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी आ रही है, NL आ रही है। कितनी आ रही है, NL। ठीक है। माना तार के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो L लंबाई में फेरों की संख्या NL हो जाएगा। ठीक है। माना तार के फेरे में, मतलब कि तार के एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, I है। तो अब फेरों की संख्या कितनी आ रही है, NL आ रही है ना, NL आ रही है तो क्या हो जाएगा, तो NL लंबाई में प्रवाहित, NL लंबाई कह रहा है, NL फेरे में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, NL को हम I से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, NL को I से गुणा कर देंगे तो NL इंटू I हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NLI हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या निकल गया हमारा, NLI निकल के आया है। ये I का वैल्यू निकल के आया है। किसका वैल्यू आया है, I का वैल्यू। किसका वैल्यू आया है, I का वैल्यू आया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे I की जगह पर, इसकी जगह पर, I की जगह पर सिग्मा I का वैल्यू निकला है। किसका, सिग्मा I का। ये वैल्यू जो आया हमारा सिग्मा I का वैल्यू आया है, कुल धारा आया है। क्या आया है, कुल धारा। तो इस वाले इक्वेशन में क्या है हमारा, B इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I की जगह क्या रख देंगे, NL इंटू I रख देंगे, NL इंटू I रख देंगे। और बटे में L है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से धारावाही प्रणालिका के लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NI ये आएगा। किसके लिए, सीधे एवं लंबे धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर से ये जो वैल्यू निकला है हमारा सिग्मा I का वैल्यू है। सिग्मा I का वैल्यू कितना है, NL इंटू I। यहाँ पर हमने सिग्मा I के जगह पर NL इंटू I रखा तो L से L कैंसिल हुआ तो क्या आया, म्यू नॉट NI। ये धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। आज के लिए इतना ही।